Hey guys, this is Rafiq Ahmed and you're watching Ahmed Academy YouTube channel. So guys, I am here with another past paper video lecture for mutant test. अच्छा गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो कौन से क्वेश्चन कितने आई जस्ट 30 क्वेश्चन फॉर यू गाइज, 30 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स जो अभी 2023 के एंट्री टेस्ट म्यूटेंट टेस्ट में आए हैं। अब ये मिक्स क्वेश्चन है, मतलब एक ही दिन नहीं आए थे। जो 2023 के कुछ आ चुके हैं पेपर्स जो मैंने अपलोड कर दिए, उनके अलावा जो मेरे पास पड़े हैं, जो स्टूडेंट्स ने शेयर किए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में या पर्सनली, ठीक है, तो उनसे मैंने अपलोड नहीं किए वो भी पिक करके लाया, ठीक है। तो उनको इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करें। इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। ये एक सर्कल की इक्वेशन थी और रैंडम कोई सा भी पॉइंट गिवन था। पॉइंट वाज लाइक 3, 9। दिस पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल। ऑप्शन ए वाज ऑन द सर्किल, ऑप्शन बी वाज outside the circle, option C was inside the circle, option D none of these। तो इसका क्या आंसर होता है? जब भी कोई भी इक्वेशन की वो जनरल फॉर्म इक्वेशन दी गई हो सर्किल की, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, जनरल फॉर्म में हो, सारे के सारे टर्म्स शिफ्ट कर दो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 100 हो जाएगा ये। अगर इन जनरल सोचें, लेट से कोई भी x1 y1 पॉइंट है हमारे पास, वो पुट करने के बाद पॉइंट वो सर्किल के इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर रिजल्ट 0 आ जाता है, दैट मीन्स पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल। अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स पॉइंट लाइज दिस इंडिकेट्स द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल, राइट। अगर लेस देन 0 रिजल्ट आता है, दिस मीन्स द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल। और ये कब? जब सारे शिफ्ट कर दोगे एक ही साइड पे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। अब हमारे पास सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 100 और पॉइंट है 3, 9। तो ये इसमें पुट करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। पुट करने के बाद एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, वाई का स्क्वायर यानी कि 89, मतलब 9 का स्क्वायर दैट इज़ 81, सॉरी, ओके, माइनस 100। सो दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू 90 माइनस 100 दैट गिव्स अस माइनस 10। माइनस 10 जो है दैट इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 इसका मतलब द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल समवेयर, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी, लेकिन इनसाइड द सर्किल, ओके। अगर यही रिजल्ट हमारा ग्रेटर देन 0 आता, इसका मतलब द पॉइंट वाज लाइंग, द पॉइंट विल बी लाइंग ऑन, अगर ग्रेटर देन 0 आता यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाता तो पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल। अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आ जाता, द पॉइंट एग्जैक्टली लाइज ऑन द सर्किल। पिछले साल भी आए थे और आते रहते हैं। ये 6 फार्मूलाज याद कर लो। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये पिछले म्यूटेंट टेस्ट में आया हुआ है। पिछले साल भी, इस साल भी जो 15-16 को हुए हैं उसमें आया हुआ है। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा याद कर लो जी। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। इस टेस्ट में मैं एक और लाया हूँ, दैट इज़ टेन अल्फ़ा प्लस बीटा। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला या टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का भी आता रहता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब टेन अल्फ़ा और टेन बीटा अलग अलग लिखो। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी प्लस डालो, डिनोमिनेटर में 1 में से सब्ट्रैक्ट करो इनके प्रोडक्ट का, 1 में से सब्ट्रैक्ट करो इनका प्रोडक्ट, मतलब टेन अल्फ़ा टेन बीटा, ठीक है। ऊपर सम किया दोनों एंगल्स के टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा किए, और डिनोमिनेटर में हमने 1 माइनस उनका प्रोडक्ट कर लिया है। लाइकवाइज अगर यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा होता, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा अगर आपको दिया होता, तो आप ऊपर माइनस है ना, तो यहाँ पे भी माइनस लिख लेते। आप लिखते क्या कि जी टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा, जो इधर होगा वही साइन ऊपर न्यूमरेटर में आएगा, माइनस टेन बीटा एंड डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे 1 प्लस आ जाएगा, ठीक है।
पहले क्या था, डिनोमिनेटर में माइनस था, अब यह 1 प्लस प्रोडक्ट टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ओके, सो ये दो फार्मूलाज हैं, इनके साथ बाकी भी याद कर लें। 2024 और ऑनवर्ड्स वाले स्टूडेंट्स भी अगर मेरा ये वीडियो देखेंगे अगले साल, तो उनके लिए भी यही सजेशन है कि आप ये फार्मूलाज, इन फार्मूलाज के साथ नो कंप्रोमाइज़, ठीक है, ये याद करने ही करने 6 फार्मूलाज आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x dy by dx ऑफ log x, दैट इज़ एक्चुअली 1/x होता है। ये याद कर लो। अगर यहाँ पे आ जाता कि डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x, तो पहले इस लॉग को हम सोल्व करते। डेरिवेटिव ऑफ log x इज़ एक्चुअली, इस लॉग को सोल्व करते तो इस लॉग के लिए ये इनपुट है, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/log x हो जाएगा, ठीक है। और अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना होता है, उसका डेरिवेटिव क्या है, log x का 1/x। तो इसका जो ओवरऑल आ जाता, मतलब ये अगर ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाए कि पास पेपर में भी है, तो उसका आंसर इस तरह होगा, तो 1/x log x, 1/x log x। ओके, सो दिस इज़ अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो। ये पिछले साल भी आए और आता रहता है, म्यूट इंटीग्रेशन हो, और ये सवाल ना आए हो ही नहीं सकता। इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो, इट इज़ ए कांस्टेंट c। ओके, इंटीग्रेशन 0 dx इज कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, दैट इज़ इफ़ tan थीटा जो है, अगर इफ़ tan थीटा जो है वो पॉजिटिव है, tan थीटा इज़ पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, tan थीटा ग्रेटर देन 0 इंडिकेट्स दैट tan थीटा इज़ एक्चुअली पॉजिटिव, एंड साइन ऑफ थीटा इज़ लेस देन 0, यानी कि साइन ऑफ थीटा नेगेटिव है, तो जो थीटा एंगल है आपका वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है। इनसे पहले आप ये देख लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो देता है इसमें ऑल पॉजिटिव, इसलिए ए में लिख रहा हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या होता है कि tan पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल जो कोट है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। और इसमें जो है वो cos पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल यानी कि sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज में आओ तो यहाँ से एक वर्ड बनता है कास्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट से, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमने देखा कि tan थीटा अगर पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव, सवाल हमारे पास है कि tan थीटा अगर पॉजिटिव है और sin थीटा नेगेटिव है, यानी कि tan पॉजिटिव और sin थीटा नेगेटिव, देन थीटा लाइज इन व्हाट, tan पॉजिटिव हो, tan पॉजिटिव किन किन क्वाड्रेंट्स में होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, यस अभी भी देखा, ठीक है। और तो अब tan थीटा दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, या तो फर्स्ट में या थर्ड में। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मतलब इनमें दो हमारे आंसर हो सकते हैं, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो थर्ड क्वाड्रेंट। एनी अदर कंडीशन विल इंडिकेट ओनली वन आंसर। अब जो एनी अदर कंडीशन दैट इज साइन थीटा लेस देन 0। अब साइन थीटा लेस देन 0, साइन थीटा नेगेटिव, जहाँ पे साइन थीटा नेगेटिव और वहाँ पे tan पॉजिटिव, वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, दैट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट इज tan ऑफ 30 डिग्री। अब tan ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। टेबल कैसे याद करनी है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको, वैसे तो स्टूडेंट्स को याद रहती है जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है, पढ़ा होता है कुछ भी, तो ये मैट्रिक क्या 8th 9th की बुक तक सबको याद हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं भी याद, सिर्फ इतना याद करो, फिर जो अलाइड एंगल्स को यूज़ करके आप फर्दर काम निकाल सकते हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले 2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए म्यूट और क्वेश्चन टीचर्स के लिए, वो ज़रूर देखो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हर म्यूट टेस्ट में tan sin cot sec और फलां ये सारे वैल्यूज़, इनमें कोई 30 डिग्री 60 डिग्री और फलां दे देता है, उसकी वैल्यू पूछ लेता है। तो इन सब का एक ही टिप है, इन सब के लिए एक ही टिप है
कैसे याद हो जाएंगे यहाँ पर। लेट से आप सिर्फ साइन थीटा याद करते हैं कि जी साइन ऑफ 0 डिग्री ये 0 होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री ये जो है 1/2 होता है, साइन ऑफ 45 डिग्री ये होता है 1/√2 होता है, और साइन ऑफ 60 डिग्री आप लिखें तो दिस इज़ √3/2, और जो साइन ऑफ 90 होता है दिस इज़ 1 एक्चुअली। और इनको अगर पॉइंट्स में लिखना चाहें तो आई थिंक जिसको लिखते हैं हम साइन 0 को 0 और 1/2 को हम लिखते हैं 0.5। तो अगर आपसे पॉइंट्स में भी पूछ रहा है तो आप आंसर फिर भी कर सकते हैं। ये अगर पूछे कि 0.5 है तो ये 0.5 अगर पॉइंट्स में दिया गया है ऑप्शन, और ये होता है 0.707, और ये होता है 0.866, और ये होता है 1, सो 1 ये होता है 1.0। ठीक है, तो ये अगर वैल्यूज़ याद हैं तो कॉस भी खुद याद हो जाएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। लेटेस्ट से मुझसे मतलब आपको साइन वाली सारी वैल्यूज़ याद हो गई 90 तक। अब आपसे पूछ रहा है कि जी कॉस ऑफ 60 डिग्री बताओ। अब आपने तो वैल्यूज़ सिर्फ साइन की याद की हैं, लेकिन कॉस 60 का वैल्यू कैसे बताओ। नो प्रॉब्लम, आपको साइन वाले पता हैं, कॉस वाले भी बता सकते हो। आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर्स में बताया कि कैसे, मतलब ये तो सिंपल सी बात है कि 90 में से 30 सेपरेट करेंगे तो हमें अब अगेन 60 मिल जाएगा। लेकिन फर्दर अब जहाँ पे इधर π/2 होता है या ऑड टाइम्स ऑफ π/2 होता है तो कॉस अपने को रेशो में चेंज हो जाता है। कॉस से तो साइन में चला जाता है, सेक है तो कोसे में चला जाता है, कोसे का तो सेक में, कॉस है तो साइन में, साइन है तो कॉस में, टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में। और अगर यहाँ पे n π होता यानी कि n π यानी कि मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, तब हम कॉस को कॉस में रखते, साइन को साइन में रखते, टेन को टेन में, कॉट को कॉट में, सेक को सेक में, और कोसेक को कोसेक में। लेकिन नेगेटिव साइन आएगी या पॉजिटिव साइन आएगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय द क्वाड्रेंट, एंगल के एंगल किस क्वाड्रेंट लाई कर रही है। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ शायद अभी आपको नहीं समझ आया, लेकिन मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री वाले 2 वीडियोस बनाए हुए हैं न्यूटन का जब डिटेल्स के लिए, वो आप ज़रूर देखें। उसमें मैंने कैसे बताया है कि अलाइड एंगल्स की मदद से आप किस तरह मतलब चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, और ये फर्दर हमारे पास अलाइड एंगल की हेल्प से ये हमारे पास होता है साइन ऑफ 30 डिग्री के, ये 30 डिग्री तरह चाहिए। तो इसका मतलब जो साइन 30 डिग्री का अभी आपने वैल्यू याद किया था वो अगर याद है आपको दैट इज़ 1/2 या 0.5, तो कॉस 60 का भी वही होगा 0.5। और अगर कॉस याद हो गया, मतलब साइन तो आपको पहले से पता है ना, साइन 30 डिग्री आपको पहले से ही पता है। अगर मतलब आपको ये पता चल गया कि 60 डिग्री कॉस में दिया गया है तो साइन वाली 30 वाली वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, अगर कॉस 30 पूछ रहा है तो साइन 60 वाली वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, अगर ये दोनों पता चल गए तो टेन की वैल्यूज़ तो आप बता ही सकते हैं ना, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो साइन में जो आंसर आ रहा है उसको डिवाइड करो कॉस के साथ में। ठीक है, तो आपको टेन की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह भी याद कर सकते हो। एक और भी बड़ी चीज़ है, इंशाल्लाह कभी टाइम मिलेगा या आप हमारा व्हाट्सएप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर म्यूट एंड अदर इंटरेस्ट लाइक मेहरान कायदवा मैनेडी या फिर नर्स इंटरेस्ट के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें 03423594 जो स्टूडेंट्स इस साल 2023 में आइंदा आगे आने वाले सालों में इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अगर आप जो है ये वीडियो देखेंगे उसके बाद टेस्ट देंगे अपना, तो अपने अपने क्वेश्चंस अगले दिन सेंड करते रहना। ठीक है, ताकि मैं अपलोड करता रहूँ। ओके गाइस।
मतलब ये जो टेबल है आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। वैसे इन जनरल स्टूडेंट्स को याद होता है, इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किस तरह टेबल याद करनी है। जनरली स्टूडेंट्स को याद होता है। अगर किसको नहीं याद किसी को, तो ये वाली टेक्निक्स यूज़ करके आप कर सकते हैं। एक और है, इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो बनाऊँगा वीडियो उस पर भी, और ये आपके ईजी कर दूँगा, ठीक है, टेबल वाले जितने भी आते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव, दैट इज़ इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, फिर भी बता रहा हूँ, कॉइन टॉस वाले और डाइस रोल वाले ये आते ही आते हैं हर म्यूट इंटरटेस्ट और कायदा इंटरटेस्ट में, एक ना एक इनमें से आता ही आता है। कंडीशन क्या है वो डिपेंड नहीं, वो मतलब डिपेंड करता है सवाल पे कि कौन सी कंडीशन दे रहा है, लेकिन कॉइन टॉस या फिर डाइस रोल वो आती हैं। इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, हम किसी एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करें तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं 2 पावर 3 यानी कि 8, या फिर 3 कॉइन्स को सिर्फ एक दफ़ा टॉस करते हैं तो फिर भी टोटल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं 2 क्यूब यानी कि अगेन 8। यानी कि अगर किसी एक कॉइन को n टाइम्स आप टॉस कर रहे हैं या किसी भी n नंबर ऑफ़ कॉइन्स को एक दफ़ा टॉस कर रहे हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो होंगी वो आपके पास 2 पावर n होती हैं। तो 2 पावर n यानी कि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, अब कंडीशन डाली कि नो टेल वाली कंडीशन। 3 कॉइन्स टॉस हो रहा है, इसका मतलब 2 क्यूब मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 8 बनने वाला है। अब इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल। मुझे ये बताओ कि टेल कब नहीं आएगा। टेल तो हमेशा आएगा, सिर्फ एक दफ़ा नहीं आएगा, जब सारे के सारे टेल आ जाएंगे, सॉरी जब सारे के सारे हेड आ जाएंगे, हेड तब टेल नहीं आएगा, बाकी सब में टेल आएगा। तो बाकी सब में टेल आएगा तो हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें टेल ना आए, वो तो सिर्फ एक ही है हमारे पास। दैट मीन्स इसका आंसर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल इज़ एक्चुअली 1/8। अगर आपको पूछता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, सिर्फ टेल आए कितने भी दफ़ा आए लेकिन आए, तो वो तो सब में आता है। मतलब टोटल हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, सिर्फ एक इसमें टेल नहीं आ रहा, बाकी सब में टेल आ रहा है। तो बाकी जो 7 हैं, बाकी जो हैं वो 7 हैं। मतलब 2 कंडीशन बना सकता है यहाँ से, या तो आपको पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड या नो टेल, तो उसमें तो 1/8 है। मतलब एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें, मतलब अगर हेड के लिए पूछे नो हेड, तो एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें हेड नहीं होगा जब तीनों के तीनों टेल आ जाएंगे, बाकी सब में तो हेड होगा ही होगा। और उल्टा पूछ लें कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मतलब हेड आए कितनी दफ़ा आ रहा है ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन हेड आए तो एक सिर्फ ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जिसमें हेड नहीं आता, टेल बाकी सब में आता है, तो उसके लिए आंसर होगा 7/8। मैंने दोबारा रिपीट कर लिया, आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप काइंडली मतलब अपने भले के लिए आप पूछ सकते हैं सवाल मेरे व्हाट्सएप पे, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। विच वन इज़ ट्रू। अब एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा सही है। 3.14 ऑप्शन ए वाज 3.14 जो है ये रेशनल नंबर है, या ऑप्शन बी वाज पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल है, या ये रेशनल है, तो क्या है, या नाइदर। लेट्स सी ऑप्शन वाज नाइदर। सो ऑप्शन ए सही है कि 3.14 जो है वो, सॉरी ये जो बी ऑप्शन था दैट वाज लाइक पाई इज़ नॉट इरेशनल। तो पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, पाई या आइलर्स यू जो होता है जिसका 2.18 एंड सो ऑन इस तरह कुछ होता है वैल्यू। तो पाई की वैल्यू जो होती है पाई की वैल्यू होती है 3.142 एंड सो ऑन, आगे चलता जाता है, ठीक है। तो ये रुकते नहीं आगे, तो मतलब ये नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग ये होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं इरेशनल नंबर्स। और ये जो 3.14 है दिस इज़ इरेशनल,
क्योंकि ये पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया है। टर्मिनेटिंग एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है हमारा एक रेशनल नंबर होता है। 3.14 को क्योंकि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू जो है हमारा ज़ीरो नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है ही। इसका पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा या इसका रेशनल फॉर्म क्या होगा, डेट विल बी, इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब पॉइंट जब ख़त्म करोगे तो आप डाल दो 100। पॉइंट ख़त्म करोगे तो 1 एवरी नंबर के साथ नीचे होता ही होता है डिनोमिनेटर में, और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ उतने लगाएंगे जितने डेसिमल के बाद नंबर हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ लगा दिए हम। तो इसका जो 314 डिवाइडेड बाई 100 जो है इसका फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म में, ये पी है ये क्यू है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख लिया। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। रेंज ऑफ कॉट थीटा। अब रेंज और डोमेन के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पीरियड के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने वीडियोज़ में बताए, लेकिन यहाँ पे भी सुन लो। सबसे पहले अगर डोमेन और रेंज बात करें कॉस की, कॉस एक्स साइन एक्स, इनकी जो डोमेन है, डोमेन दैट इज़ ऑल रियल नंबर्स। मतलब साइन और कॉस में डोमेन होता क्या है, पॉसिबल इनपुट जो आप किसी भी फंक्शन में दे सकें, ठीक है, उस फंक्शन में कोई मसला ना आए। ओके, लाइक वाइज आप कैलकुलेटर उठाओ, मोबाइल वाला या और साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो भी हो आपके पास कैलकुलेटर उठाओ, उसमें कॉस या साइन के अंदर कोई भी वैल्यू डालो, कॉस 1000, कॉस 100, कॉस 108, कॉस 0.50, कॉस 0.1, कॉस 0.5, कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 45, कॉस ऑफ 43, कॉस ऑफ लाख, कॉस ऑफ 1 लाख, कॉस ऑफ, मतलब जितना बड़ा और जितना कम वैल्यू पुट करो साइन और कॉस में, आपको हमेशा आउटपुट मिलता है। अगर आउटपुट मिलता है, पॉसिबल आउटपुट मिलता है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों की जो डोमेन है, मतलब इनके अंदर सारे के सारे वैल्यूज़ चलते हैं, इनकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। एंड व्हाट दे कैन गिव एज एन आउटपुट, इनकी जो रेंज होती है साइन और कॉस की, मतलब कितना भी बड़ा वैल्यू पुट कर दो, आपको हमेशा इनके दरमियान ही आंसर मिलेगा। इनकी जो रेंज है वो -1 से लेके +1 है, इंक्लूडिंग -1 और +1। ये -1 और +1 भी इनका आंसर आता है, और इनके दरमियान वाले जितने रियल नंबर हैं वो भी इनका आंसर आते हैं। तो ये इनकी दोनों की रेंज हो गई। इनके ग्राफ्स भी देख लें अगर, तो आपको पता चल जाएगा। ये साइन कर्व है हमारे पास, ठीक है, इस तरह कुछ। तो ये यहाँ पे अगर मैं डॉटेड लाइन लगा लेता हूँ, ये जो है ये -1 वाली लाइन है और ये 1 वाली लाइन है। देखो इस 1 वाली लाइन से ऊपर वैल्यू जा ही नहीं रही है, और -1 वाली लाइन से नीचे वैल्यू नहीं जा रही, मतलब इनके दरमियान ही वैल्यू आपको मिलते रहेगी। और आप इनपुट जो है, देखो एक्स का इनपुट कोई भी पुट करते जाओ आगे, ठीक है, और इधर भी नेगेटिवली कोई भी पुट करते जाओ, आउटपुट मिलेगा। लेकिन कितना मिल रहा है आउटपुट, इनके दरमियान वाला ही, -1 और +1 के दरमियान वाला ही आउटपुट मिलेगा। ये ग्राफ था साइन एक्स का, और ये ग्राफ है जो है आपका कॉस एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये भी -1, और अब ये अगर लाइन में डाल दूँ, ये 1 वाली लाइन है, ठीक है, ये 1 है यहाँ पे, और ये -1 है, ठीक है। तो कॉस का भी वैल्यू जो है, आउटपुट जो है, इसकी जो रेंज है वो -1 और +1 के दरमियान फ्लक्चुएट होती हुई मिलेगी। इसका मतलब इसका आउटपुट जो है, पॉसिबल आउट जो है वो -1 और +1 है, -1 से लेके +1 तक, और इनके दरमियान वाले सारे वैल्यूज़ भी, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, साइन एक्स और कॉस एक्स। उसके बाद हमारे पास आता है सेक एक्स। सेक एक्स जो है दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स। तो आप खुद बताओ कि इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए। इसकी डोमेन हर रियल नंबर आएगी, लेकिन वो वाले वैल्यूज़ कटेंगे जहाँ पे कॉस एक्चुअली 0 होता है। तो कॉस 0 कब होता है, कॉस ऑफ 2n-1, यानी कि कॉस ऑफ 2n-1 π/2। ये ऐसे वैल्यूज़ हैं जहाँ पे आपका n जो है वो इंटीजर होता है। ये ऐसे वैल्यूज़ हैं जहाँ पे जो
कॉस ऑफ एन 2n माइनस 1 पाई यानी कि कॉस ऑफ आड पाई, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ n पाई बाई 2 वेयर n इज़ ऑड। तो ये हमेशा ज़ीरो देता है इनपुट, मतलब अगर n आपका ज़ीरो n आपका जो है कोई भी ऑड नंबर है और कॉस ऑफ n पाई बाई 2 है यानी कि कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 5 पाई बाई 2, कॉस 1999 पाई बाई 2 वो भी तो ऑड है, तो कॉस ऑफ ऑड टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 इज़ एक्चुअली ज़ीरो। या ये भी बुक्स में ये लिखा हुआ है तो ये बेहतर रहेगा, कॉस ऑफ 2n माइनस 1 पाई बाई 2 पे जो वो मतलब हमेशा ज़ीरो होते हैं, वेयर n इज़ कोई भी इंटीजर होता है, तो इसमें से सिर्फ वो वैल्यूज़ हटा देंगे जहाँ पे कॉस ज़ीरो दे रहा है वैल्यू, क्योंकि कॉस ज़ीरो अगर देगा तो 1/0 सेक का आंसर मिलेगा जो कि एक इन्फिनिटी नंबर है, और इन्फिनिटी इज़ नॉट ए रियल नंबर, वो आउटपुट किसी का नहीं है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, कोई रियल नंबर नहीं है, इसलिए वो रेंज नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वो वाले वैल्यूज़ जहाँ पे कॉस ज़ीरो आ रहे हैं। कॉस ज़ीरो क्यों, वो वाला ज़ीरो क्यों काट रहा है, क्योंकि ये सेक के डिनोमिनेटर में आ रहा है कॉस, तो वो ज़ीरो बन रहा है, तो सेक को अनडिफाइंड बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज एन आउटपुट, एज ए रेंज। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n माइनस 1 पाई बाई 2 ये हटा देंगे, तो ये इसकी डोमेन है। व्हाट पॉसिबल आउटकम्स दैट सेक एक्स कैन प्रोड्यूस इज, सेक एक्स क्या प्रोड्यूस कर सकता है, देखिए 1/cos x है ना, सेक एक्स की जो रेंज होती है दैट इज़ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस, सो -1 इंक्लूडिंग -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, मतलब या इसके इस तरह भी लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से लेके +1 वाले, ये हटा दो, ये -1 और +1 के दरमियान वाले वैल्यूज जो हैं वो इसका रियल नंबर, इसके जो रेंज होते हैं नहीं थे, सारे रियल नंबर्स इसके आंसर आ सकते हैं, सिर्फ इनके दरमियान वाले जो होंगे वो इसके आंसर नहीं आ सकते। -1 और +1 आएंगे, मैं इस रियल नंबर में से -1 और +1 को नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहा, नहीं कट कर रहा, क्योंकि ओपन इंटरवल लगा दिया है, इसका मतलब ये मैं काट नहीं रहा, मतलब इसमें आएंगे इसकी रेंज में। ठीक है, और रियल नंबर में ये -1 और +1 भी आ रहे हैं, जिसमें -1 और +1 के दरमियान वाले वैल्यूज़ हम हटा रहे हैं। इसका मतलब जो है इसकी जो रेंज है ऑल रियल नंबर से एक्सेप्ट ओपन इंटरवल में -1 से लेकर +1 तक, ये वाले वैल्यूज़ नहीं आ सकते पॉसिबल आउटपुट। क्यों नहीं आ सकते ये भी रीज़न जान लो। देखिए लेट अस से हमने कोई वैल्यू लिया, हम कहते हैं कि जी सेक एक्स का जो आंसर है, मतलब हमने ये तो कह दिया है कि सेक एक्स का 0.5 आंसर नहीं आ सकता, बट फिर भी आप मान लो कि सेक एक्स जो है उसका आंसर जो है लेट से, देखो ये फेल कैसे हो रहा है, सेक एक्स जो है वो 0.5 है, आपने मान लिया जैसे सेक एक्स अगर 0.5 है तो इसका मतलब आप लिखना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली 1/cos x, और 0.5 को लिख सकते हैं 1/2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से बनेगा आपके लिए cos x इज इक्वल टू 2। क्या ये कभी पॉसिबल है? नेवर। cos x का कभी भी आउटपुट जो है वो 2 नहीं आता। ठीक है, cos x और sin x का जो आउटपुट है वो 2, मतलब -1 और +1 के बाहर तो जाएगा नहीं ना, इनके दरमियान या -1 और +1 आएंगे आंसर साइन और कॉस के, तो ये गलत है। इसका मतलब सेक एक्स का भी जवाब 0.5 नहीं आ सकता। 0.5 क्या, -1 और +1 के दरमियान वाले जितने भी वो भी आउटपुट यानी कि रेंज में नहीं आएंगे उसके, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से लेकर ओपन इंटरवल -1 से लेकर +1, ये इसकी रेंज है किसकी, सेक एक्स की। कोसेक एक्स को डिफाइन करें अगर, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, तो इसमें से वो वाली वैल्यू हटा देंगे जहाँ पे sin x 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है ये बस डिस्कस कर लिया है, अब डायरेक्टली लिख देते हैं ऑल रियल नंबर्स, उसमें से वो वाली वैल्यूज हटा देंगे जिसमें साइन जो है वो 0 आता है। साइन 0 कहाँ पे आता है, साइन ऑफ n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर, साइन ऑफ n पाई यानी कि साइन ऑफ इंटीग्रल टाइम्स ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री हमेशा 0 होता है। साइन ऑफ 3 पाई, साइन ऑफ 4 पाई, साइन ऑफ 5 पाई, साइन ऑफ 505 पाई, इवन हो या आड हो, कोई भी इंटीजर हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई भी इंटीजर हो, साइन ऑफ n पाई जो हमेशा 0 होता है, तो इसमें से वो वाले वैल्यू सिर्फ हटा देंगे। तो ये इसकी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई
ये इसकी कोसेक की डोमेन हो गई। रेंज व्हाट कैन इट प्रोड्यूस, इट कैन प्रोड्यूस, इसकी भी वही, इसकी जो रेंज होती है दैट अगेन लाइक सेक एक्स, क्योंकि साइन एक्स का जवाब 2 और ये मतलब इसकी जो रेंज होती है ना दैट इज़ अगेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। और इस मतलब ये याद कर लो कि जो कोसेक और सेक होते हैं दोनों की रेंज बराबर है, डोमेन नहीं रेंज। ओके, दिस इज़ अबाउट रेंज ऑफ कोसेक एक्स। 10x की बात करें, 10x की जो डोमेन होती है 10x इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो इसको दिक्कत कहाँ पे आएगी, जहाँ पे कॉस एक्स 0 हो जाएगा, कॉस एक्स 0 हो जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी आर अनडिफाइंड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो वाली वैल्यूज़ की डोमेन में से हटा दोगे जहाँ पे कॉस एक्स 0 दे रहा था। इसका मतलब वो वाली वैल्यूज़ जहाँ पे कॉस 0 होता है वो कौन से होते हैं, कॉस ऑफ 8/2, जो कि सेक के लिए भी था, सेक के डिनोमिनेटर में भी कॉस आ रहा था 1/cos। तो जो सेक की डोमेन थी यही इसकी भी डोमेन होगी। ऑल रियल नंबर्स, वही कॉन्सेप्ट लगाओ इधर और इसको समझ जाओ कि इसकी जो डोमेन है ये क्यों है। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n-1 π/2, ये हटा देंगे। ठीक है, दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट द डोमेन ऑफ 10x। इसकी जो रेंज होती है 10x की, 10x और cos x, 10x और cot x की जो रेंज होती है दे आर, दोनों की रेंज जो है वो रेंज ऑल रियल नंबर होती है। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ रह गया क्या गया, cot x की डोमेन। अब cot x जो होता है वो cos बाई साइन होता है, cos x बाई साइन x। अब इसमें इसको दिक्कत कहाँ पे आएगी, जहाँ पे साइन 0 होगा। साइन जो है डिनोमिनेटर कोसेक के डिनोमिनेटर में भी आ रहा था, इसका मतलब कोसेक और कॉट की डोमेन एक जैसी है। ऑल रियल नंबर्स की डोमेन कैसे लिखी थी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, साइन n पाई पे 0 वैल्यू देता है ना। दिस इज़ अबाउट डोमेन ऑफ कॉट एक्स। रिलेशन चेक कर लो, साइन और कॉस की डोमेन और रेंज भी बराबर, ये तो बात ख़त्म होगी। टेन और सेक की डोमेन बराबर है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है। कोसेक और कॉट की डोमेन बराबर है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है। ठीक है, तो साइन जहाँ पे 0 आता है तो वो वाली वैल्यू हटा देते हैं। और जो रेंज है 10x और cot x की वो है ऑल रियल नंबर, और रेंज जो है कोसेक और सेक की दैट इज़ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, या ऑल रियल नंबर्स में से -1 और +1 ओपन इंटरवल में सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाला नहीं मिल सकता आंसर। आई होप दीज ऑल 6 फंक्शंस आर क्लियर विथ यू गाइस। ओके, इसके बाद आता है कि जी हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 0 ± 3 ±6 एंड ±9 एंड सो ऑन। ये बताओ कि दिस इज़ ग्रुप अंडर व्हाट। तो ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पर्टिकुलर सेट जो है वो क्लोयर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लोयर प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी 2 नंबर्स को पिक करो, और उनको आपस में ऐड करो। तो अगेन यानी कि किसी भी 2 नंबर्स को आपस में ऐड करो, अगर एडिशन के लिए चेक कर रहे हो तो किसी भी 2 नंबर्स को आपस में ऐड करो, जो भी आउटपुट आएगा वो भी उस पर्टिकुलर सेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 - 3 करेंगे। अगर हमारे पास देखिए ये सेट जो दिखाया था अभी 0, ±3 ±6 एंड सो ऑन ±9, इसमें से मैं ±3 उठा रहा हूँ। तो ±3 उठाऊँगा, दोनों को ऐड करूँगा तो 0 आ जाएगा। दैट इज़ अगेन इन सेट, दिस इज सेट। मैं अगर 3 उठा रहा हूँ और 6 उठा रहा हूँ, 6 उठा रहा हूँ और 3 उठा रहा हूँ, ठीक है, अगर 6 उठा रहा हूँ और 3 उठा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये अभी भी सही सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं 0 और -3 को ऐड कर देता हूँ, 0 और -3 को ऐड कर देता हूँ तो रिज़ल्ट इज़ अगेन -3, जो कि इसमें है ही -3। ठीक है, और इसी तरह किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा आउटपुट यहाँ पे वो मिलने वाला है जो कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में होगा ही होगा। ठीक है, ओके ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेट में होगा ही होगा। ठीक है, सॉरी। तो क्लोयर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करे, ये एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई करे। किसी भी 2 एलिमेंट्स को उठाओ, ये वाले जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराओ। मतलब मैं लेट से 3 नंबर्स ले रहा हूँ, 9 +
3 9 3 और 6, तो 9 + 3 + 6 करूँ या फिर मैं करूँ कि जी पहले 9 और 3 को ऐड कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, देन बाद में 6 ऐड कर दूँ। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। अब एडिशन के लिए चेक करें ना, तो एडिशन के लिए अब मतलब ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे, क्लोजर प्रॉपर्टी हो और एसोसिएटिव हो और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट लाई कर रहा हो, इन्वर्स एलिमेंट को जो है इन्वर्स एलिमेंट उसमें हो, तो इसका मतलब है कि वो ग्रुप होता है, पर्टिकुलर सेट ग्रुप अंडर एडिशन होता है। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें देखें आइडेंटिटी ही नहीं है। ग्रुप के लिए आइडेंटिटी होना लाजमी है ना, मोनोइड वाली कंडीशन। तो यहाँ पे 1 ही नहीं था, तो ये मल्टीप्लिकेटिव के अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये सेट जो है वो ग्रुप हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे थे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 भी लाइक कर रहा है, इसका मतलब तीनों सही जा रहे हैं। और एडिटिव इन्वर्स, हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी अवेलेबल है, 3 का -3 का 3, हर एलिमेंट का अवेलेबल है एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये ग्रुप अंडर एडिशन है। ओके, उसके बाद 2 मैट्रिसेस गिवन थे, कौन से, 1 0 2 0 और दूसरा मैट्रिक्स था बी, दैट वाज 0 0 3 4 0 0 3 4। ये मैट्रिसेस थे, दोनों की मल्टीप्लिकेशन में वो कह रहा था कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई करें तो क्या रिज़ल्ट 0 आता है, और बी ए करें तो उसका रिज़ल्ट 0 नहीं आता। ऑप्शन ए वाज लाइक दिस, या ए बी जो है वो नॉन ज़ीरो है और बी ए जो है वो 0 है। क्या सही है ऐसे रिलेशंस कुछ से, तो आप खुद बताइएगा। ठीक है, कि मैं लिख रहा हूँ 1 2 0 0, मैं पहले ए और बी दोनों, मतलब पहले इसको रख रहा हूँ, कंसिडर दिस एज ए, कंसिडर दिस एज बी। ठीक है, तो ये 0 0 और 0 0 3 4, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 0 0 0 × 3 0, तो इनका रिजल्ट जो आ रहा है 0 × 3 0, यहाँ पे 0। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 0 0 × 4, दैट्स अगेन 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 0 0 × 3, 2 × 0 0 × 3, मतलब 0। उसके बाद थर्ड रो उसके बाद सेकंड रो और सेकंड कॉलम 2 × 0 2 × 0, 2 रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम 2 × 0 प्लस 0 × 4, तो ये भी रिजल्ट 0। तो इसका मतलब ए बी जो रिज़ल्ट है वो तो 0 आ रहा है, बी ए रिज़ल्ट क्या 0 आएगा कि नहीं, बी ए में क्या है कि जी 0 0 3 4 और 1 0 2 0। अब ये वीडियो बड़ी होती जा रही है, मैंने अभी ये 11th क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जो कि आपको एक्चुअली हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, अब बी ए करते हैं। अब ये बी ए है, बी है, ये ए है हमारा, तो अब बी ए मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये किसके बराबर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 1 0 × 2, सो दिस इज़ गोइंग टू बी, यहाँ पे 0 होने वाला है पक्के से। फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, ये भी 0 होने वाला है, यहाँ पे भी 0 होने वाला है। और 3 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 0, दिस इज़ 0 प्लस 4 × 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 8 बन रहा है। और अगेन 4 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम 3 × 0 0 प्लस 4 × 0, दैट्स 0। माय गॉड, ओ माय गॉड, यस, ओके ओके, तो यहाँ पे 1 था ना, आई थिंक, एक मिनट, यहाँ पे 1 था ना, यस। तो जब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम किया था तो 3 × 1 3 प्लस 4 × 2 8, 8 प्लस 3, ओवरऑल यहाँ पे 11 हो रहे हैं, यहाँ पे आई एम सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे 3 थे,
3 0 सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 0 अगेन 0। तो यहाँ पे कौन सा नया मैट्रिक्स बनाए? तो मतलब बी ए जो मल्टीप्लिकेशन है हमने, हमारे पास ए बी रिजल्ट क्या आ रही थी, ये 0 आ रही थी, और बी ए रिजल्ट हमारे पास 0 नहीं थी आ रही, जिस ना। तो ये वाला ऑप्शन सही था। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ 3 coins are tossed, then what is the probability of getting all the heads? सारे के सारे हेड्स आ जाएं। अब टोटल हमारे जब 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, अगेन पहले बता चुका हूँ, लेकिन कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी? या तो हेड 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 आ जाए, या हेड टेल हेड आ जाए, हेड हेड टेल आ जाए, या हेड टेल टेल आ जाए। दूसरी 4 पॉसिबिलिटीज़ कौन सी हैं? टेल टेल टेल, टेल हेड हेड, सॉरी हाँ यस, टेल हेड हेड, और टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। ये 8 पॉसिबिलिटीज़ है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी व्हेन 3 coins are tossed, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द हेड्स? सारे के सारे हेड्स किस में आ रहे हैं? ये सिर्फ इसमें आ रहे हैं, बाकी सारे के सारे हेड्स नहीं है। इसमें एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें भी टेल है, टेल है, टेल है, एक ही है पॉसिबिलिटी इसमें सारे के सारे हेड हैं। तो टोटल 8 हैं, 8 में से एक probability of getting all the heads या all the tails, that is 1/8। ओके, ए प्लस बी, इससे देखो एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं इससे आसपास की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ए प्लस बी होल पावर एन, वेयर एन इज़ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि कोई एन जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है, तो इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स बनते हैं दैट बिकम्स नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस 1। यानी कि अगर पूछे आपसे कोई कि एन ए प्लस बी होल पावर 7 है, तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे? तो आप बोलोगे इस पावर को पावर में ऐड कर दो। याद रखो ये जब एन इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। और अगर एन कोई रेशनल नंबर है या कोई नेगेटिव नंबर है, तो आप उसको क्या करेंगे कि इनफाइनाइट टर्म्स उसके बनेंगे। लेकिन अगर एन पॉजिटिव इंटीजर है तो पावर में ऐड कर दो, दैट इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पे 7 + 1 यानी कि 8 नंबर ऑफ टर्म्स इसके बनेंगे टोटल। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है? एन ए प्लस बी होल पावर एन, इसमें अगर एन आपका कोई ऑड नंबर है, एन अगर कोई आपका ऑड नंबर है, तो इसके जो मिडिल टर्म्स बनेंगे दैट विल बी 2 मिडिल टर्म्स। कौन से? एक होगा n+1/2 और दूसरा होगा n+1/2 होगा, और दूसरा होगा n+3/2। ये अगेन बायनॉमिनल वाले में चैप्टर में बायनॉमिनल थ्योरम वाले जब क्वाड्रेटिक टेस्ट और मेरा एंटी टेस्ट की प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड किया था बायनॉमिनल थ्योरम से, वो आप क्वेस्ट म्यूट वाली प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे देख सकते हो। n+1/2 और n+3/2, ये 2 मिडिल टर्म्स बनेगी जब आपकी पावर ऑड होगी। नहीं आया समझ? आपने ये वाला फार्मूला तो देखा होगा, a+b²। यहाँ से आपको क्लैरिटी फर्दर मिल जाएगी। इसको लिख सकते हैं a³ + 3a² b + 3ab² + b³। सबसे पहले ये देखो कि जब पावर 3 था तो नंबर ऑफ टर्म्स 4, 1 2 3 4, ये देख लिया। उसके बाद आपने देखा कि पावर अगर ऑड है तो कौन से टर्म्स मिडिल टर्म्स बन सकते हैं? पावर ऑड है तो 2 टर्म्स मिडिल टर्म्स बनेंगे। कौन से लिखे थे हमने? n+1/2, यानी n की जगह 3 पुट करेंगे तो n+3 मतलब n+1 मतलब n+1/2, n मतलब 3, तो 3 + 1 4 / 2, तो इसका मतलब = 2। सेकंड टर्म जो है आपका एक मिडिल टर्म होगा, और दूसरा n+3/3, n+3/2, तो 3 + 3 6 / 2 मैक्स 3, ये 3 बना रहे हैं। मतलब थर्ड टर्म जब ऑड पावर है तो आपकी देख रहे हो कि 2 मिडिल टर्म्स बने, ये और ये दोनों। थर्ड वाला टर्म, ये थर्ड वाला टर्म है और ये सेकंड वाला टर्म है, तो 2 मिडिल टर्म्स बन रहे हैं। जब आपकी इसी तरह आपके पास में अगर इवन पावर होती है a+b² व्हेन n बिलोंग्स टू आपका इवन नंबर है कोई, ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर, तो इसका मतलब है कि इसमें जो नंबर ऑफ इसका जो मिडिल टर्म होगा वो एक ही होगा, और कौन सा होगा? दैट विल बी n+2 / 2। ठीक है, जैसे हमने देखा है a+b² के फॉर्मूला में = a² + 2ab, इसका b²।
इसमें मिडिल टर्म एक ही आ रहा है ना, बीच वाला, और वो कौन सा है, n+2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, n+2 डिवाइडेड बाई 2, n की जगह 2 है तो 2+2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, मतलब सेकंड टर्म जो है वो आपका मिडिल टर्म है यहाँ। आई होप दिस इज क्लियर अगेन। देन वी हैव, मैंने क्वेश्चन लिख के रखे हैं, वन बाई वन डिस्कस करता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, द यूनिक, हमारे पास एक जनरल टर्म है जिसकी हमें सीक्वेंस बतानी है, 4 + 3 टाइम्स ऑफ n-1। इसकी जो न्यूमेरिक मतलब ये जनरल टर्म है किसी भी सीक्वेंस का, इसकी जो न्यूमेरिक सीक्वेंस बनेगी वो बताओ हमें। तो आपको पता है कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका जो डोमेन है वो n जो है वो नेचुरल नंबर होता है। जो डोमेन है, सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर होती है, ठीक है, और रेंज जो है वो कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है, रियल नंबर। लेकिन खैर इनपुट जो डालेंगे वो 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करते जाएंगे। तो जब 4 + 3n-1, इसमें जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 ये 0 बना देगा इसको, तो ओवरऑल फर्स्ट टर्म जो है वो आपका 4 बनने वाला है। जब 2 पुट करेंगे n की जगह 2 - 1 1, ये तो लिखेंगे 1 × 3 3, 3 + 7 विल मेक इट एक्चुअली 7, सॉरी 3 + 4 इज इक्वल टू 7। देन जब 2 पुट करेंगे यहाँ पे, सॉरी 3 - 1 विल मेक इट 2, 2 × 3 6, 6 + 4 10, तो ये 10 एंड सो ऑन, मतलब 3 3 ऐड होते जा रहे हैं, एंड 13 एंड सो ऑन, इस तरह की सीक्वेंस बनेगी, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू, हाँ, लाइन पासिंग थ्रू डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी लाइन पासिस थ्रू फोकस, ऐसी लाइन जो पास करे फोकस में से और एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो, तो इस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं। देखें, पैराबोला में हमने देखा था कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि परपेंडिकुलर हो एक्सिस पे, ये देखो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और फोकस में से भी पास हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि लेटस रेक्टम की डेफिनेशन पूछी हुई थी, लेकिन एक और डेफिनेशन जो आई हुई है, दैट इज़ द लाइन पासिस थ्रू फोकस। ऐसी लाइन जो फोकस में से पास हुई है, यहाँ पे फोकस होता है पैराबोला का, ऐसी लाइन जो फोकस में से पास हो रही है, एंड दैट इज़ परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ये होता है, देखो ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाली लाइन जो है, दैट इज़ परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स and passing through focus is called axis of that particular parabola, ठीक है। then we have limit x tends to 0 1 - 1 by x whole power x, ये हमें बताना है कि किसके बराबर है, सॉरी लिमिट x tends to infinity होता है। तो ये क्वेश्चन आया था, इसका जो सोल्यूशन है, इससे पहले हमारे पास एक थ्योरम होता है, लिमिट x tends to infinity 1 + 1 by x होल पावर x जो है वो हमारे पास e के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे देखेंगे जो टर्म यहाँ पे होगा, लेट्स से यहाँ पे 2x है तो ऊपर भी 2x होना चाहिए, तब इसका जाकर रिजल्ट जो है वो e बनेगा। ऑलराइट, ये e के बराबर है, ये अगर आ जाता है डायरेक्ट इसका e आंसर है। लेकिन अगर माइनस साइन आता है, व्हाट डज इट मीन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1 by x होल पावर x। अब ये तो e के बराबर नहीं हुआ, इसको किस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और 1 माइनस की जगह प्लस डालें और इसको अलग करते हैं। एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, 1 में ऐड क्या कर रहे हो, ये जो माइनस साइन थी हमने x को दे दी हमने, तो इसको कर दें -x। अब हमने क्या कहा था कि जो डिनोमिनेटर होगा दैट विल आल्सो बी पावर, तो पावर जो x थी उसके साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइडेड में -1 करो। जब -1 आपने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, डिवाइड करो तो फिर भी -1 ही बनता है। तो अब ये वाला जो रिज़ल्ट आ रहा है इसका आंसर आता है e, और e की पावर जो है वो -1 है, इसका मतलब e पावर -1 या 1/e इसका आंसर है। सीक्वेंस थी 4 9 14
19 इसका 7th टर्म बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इसको आगे ले जाओ बेशक, या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका फॉर्मूला लगाओ, लेकिन क्या ज़रूरत है, हम आगे इसको बढ़ाते जाएंगे तो 4 ऐड करके फोर्थ टर्म बन गया। अब 23 बनने वाले, 4 ऐड करते जाओ, बोले 27, ये 6th टर्म है, और 31st इज़ इट्स 7th टर्म। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में 3 केसेस बन सकते हैं। हमारे पास एक सेट दे दिया, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास एक सेट दे दिया कि जी सेट है हमारे पास एक 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे। इसके जो पॉसिबल सबसेट बनेंगे दैट विल बी 2 पावर जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दैट इज़ 4। तो इसकी जो टोटल सबसेट बनेंगे दैट विल बी 16। अगर आपसे पूछे कि ये जो सेट था इसमें 3 एलिमेंट वाले कितने बनेंगे, तो आपने कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाना है कि जी टोटल तो इसके पास 4 एलिमेंट्स है, उसमें से 3 वाले कितने बनने हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर आपसे पूछे कि ये जो हमने बात कही है कि 2 पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उतने उसके 2 के पावर में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डालोगे तो वो एक्चुअली मिल जाएगा आपको नंबर ऑफ़ सबसेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। ओके, नंबर ऑफ़ सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। तो अब आप क्या करोगे, अब अगर आपसे पूछे कि जी हमें नंबर ऑफ, देखिए कितने भी जो भी सेट होता है उसका इम्प्रॉपर सेट होता है। एक्चुअली इट द सेट इक्वल टू इटसेल्फ इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, बाकी जितने भी होते हैं वो सबसेट्स होते हैं। मतलब अगर आपसे पूछे कि द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट 1 2 3, तो इम्प्रॉपर सबसेट किसी भी सेट का एक ही होता है दैट इज़ इटसेल्फ। मतलब वो खुद ही सेट जो है वो इम्प्रॉपर सेट होता है। और आपसे पूछिए कि नंबर ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, तो आपने क्या कहा था कि 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे दैट विल बी द टोटल पावर सबसेट्स। लेकिन अगर अब आपसे पूछ रहा है कि प्रॉपर सबसेट्स, अगर आपसे पूछे तो प्रॉपर एक इम्प्रॉपर था वो आपने हटा दिया है, बाकी सारे प्रॉपर होंगे, जिसमें एक इम्पिटी सेट भी आता है। इम्पिटी सेट इज़ ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इम्पिटी सेट इज़ व्हाट, इम्पिटी सेट इज़ आल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इम्पिटी सेट जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। तो इसमें से एक क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक इम्प्रॉपर है, बाकी सारे जो हैं वो प्रॉपर आएंगे। तो 15 जो हैं गिवन सेट जो था उसके प्रॉपर सबसेट। ये भी इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ x-1 डिवाइडेड बाई x+1, इसका डेरिवेटिव बताना था। लगाओ u बाई v वाला फार्मूला। v सेम मतलब x बाई v सेम मतलब इसको v कंसिडर करते हैं, इसको u कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो v सेम मतलब x+1 सेम। डेरिवेटिव ऑफ u x-1 का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है, तो वो उसको मैं लिख नहीं रहा, माइनस अब x-1 सेम मतलब u सेम, डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v इज़ x+1 का डेरिवेटिव 1 होता है, वो मैंने लिख नहीं रहा। तो यहाँ से x और x कहाँ से कट जाएंगे, -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा। ठीक है, -1 माइनस प्लस, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 1 + 1 हो जाएगा 2। तो न्यूमरेटर जो बनने वाला है वो 2 बनने वाला है, और नीचे जो है v का स्क्वायर कर देते हैं। v का स्क्वायर फंक्शन कौन सा है, v फंक्शन कौन सा है, x+1। तो इसका आंसर है 2 डिवाइडेड बाई 1 + x होल स्क्वायर, या 2 डिवाइडेड बाई x+1 होल स्क्वायर। ओके, सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स एडेड द 3 टाइम। हाँ, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अननोन नंबर and then added the 3 times of it is actually 28, then what are the numbers, या what can be number, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, कोई अननोन नंबर लिख दिया हमने x, उसका स्क्वायर ले लिया, प्लस उसमें ऐड कर रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ इट, थ्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर इज अगेन x, makes the result 28, then what are the numbers। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, x² + 3x -28 = 0। फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे x² + 7x - 4x - 28 = 0।
यहाँ से फैक्टर्स आते हैं, एक्स कॉमन निकालोगे तो एक फैक्टर आएगा एक्स इज इक्वल टू 7 -7 और दूसरा आएगा एक्स इज इक्वल टू 4। तो दोनों में से जो भी आंसर था, अगर दोनों थे तो दोनों सही है, अगर दोनों में से कोई एक था तो वो एक सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, देन क्वेश्चन नंबर 21। If 3 coins are tossed, then probability of getting at least 2 heads, total at least 2 head है, मतलब कम से कम 2 हेड आने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो। तो वो देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। जब 3 कॉइन्स को टॉस किया या एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया तो उसकी टोटल पॉसिबिलिटी 2 पावर 8 2 क्यूब यानी कि 8 टोटल पॉसिबिलिटीज़ उसकी। अब कंडीशंस बनाएंगे, टोटल बनते कौन कौन से, हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड 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 टेल, ये टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, टोटल ये हैं। अब कह रहा था कि एटलीस्ट 2 हेड्स आएँ, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड्स आएँ। ठीक है, और कम से कम 2 हेड्स किस मतलब ज़्यादा कितने भी हो लेकिन कम से कम 2 हो। तो यहाँ पे कम से कम 2 नहीं है, कम से कम 2 कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे भी कम से कम 2 हैं ही यहाँ पे, और यहाँ पे भी कम से कम 2 पड़े हैं, और यहाँ पे भी 3 है लेकिन 2 से ज़्यादा ही है ना, 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, वो वाली कंडीशन रखी हुई है। एटलीस्ट 2 मतलब या तो 2 हो या 2 से बड़े हों। तो यहाँ पे भी 2 एच आ रहे हैं, यहाँ भी 2 हेड्स आ रहे हैं, यहाँ भी 2 हेड्स आ रहे हैं, यहाँ भी 2, तो टोटल 4 हैं आउट ऑफ 8। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 या 0.5 आ जाएगी। नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अब एक और सर, एक सवाल उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। एक सर्कल है, कह रहा था कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लाई कर रही है तो उस पॉइंट से सर्कल तक कितने टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। 2 टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, एक इस तरह एक इस तरह। व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल टू बी ड्रॉन ऑन दैट पर्टिकुलर सर्कल। when point is, ये अगर पॉइंट बाहर होगी सर्किल से तो 2 टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। अगर पॉइंट ऑन द सर्किल है, अगर पॉइंट ऑन द सर्किल है तो 1 टेंजेंट पॉसिबल है। अगर पॉइंट इनसाइड द सर्किल है तो नो टेंजेंट इज़ पॉसिबल, क्योंकि वो टेंजेंट क्या होता है, सर्किल को सिर्फ छूता है, सर्किल को सिर्फ टच कर रहा होता है। जो अंदर वाला पॉइंट होगा उसके लिए तो इसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा ना, सर्किल के किसी भी 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, तो दैट विल बी नॉट टेंजेंट। अगर पॉइंट बाहर लाई कर रही है तो 2 टेंजेंट्स, अगर पॉइंट ऑन द सर्किल लाई कर रही है सिर्फ 1 टेंजेंट, अगर पॉइंट इनसाइड द सर्किल लाई कर रही है तो नो टेंजेंट इज़ टू बी डन। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि सेक इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट। इसके 2 जवाब बताएंगे, वो कौन कौन से देखते हैं। अब सेक इनवर्स ऑफ 2 क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली मतलब सेक का जवाब जब 2 आता है तो कॉस का जवाब क्या आता है, कॉस इनवर्स। जब सेक का 2 आता है तो कॉस का 1/2 आता होगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। कॉस 1/2 कब वैल्यू देता है, या तो π/3 पे या फिर माइनस ऑफ π/3 पे, यानी कि माइनस ऑफ π/3 या 5π/3 यानी कि 300 डिग्री, दोनों पे 1/2 देता है कॉस। तो ये 2 पॉसिबल आंसर हैं इसके। सेक इनवर्स ऑफ 2 कब देता है, या π/3 यानी 60 डिग्री पे, या -60 डिग्री माइनस π/3 या -60 डिग्री, या इसको आप जो है 5π/3 यानी कि 300 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू आंसर आना था। इसकी इंटीग्रेशन साइन नहीं थी गिवन, लेकिन इस तरह डेटा में वर्ड प्रॉब्लम्स दे दिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब है कि इसकी स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट एक्स डी एक्स करना है हमें। एक्स की पावर इंटीग्रेशन का बेसिक रूल एक्स की पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन करना है डी एक्स। तो पावर में एक ऐड करो, यानी कि पावर में एक ऐड करेंगे तो 1/2 में एक ऐड करेंगे तो 3/2 बनाएगा उसको, और वही पावर डिवाइड भी कर देते 3/2, और ये पावर जो है ना जो डिनोमिनेटर बन रहा है उसको ऊपर ले आएंगे तो ये बन जाएगा एक्चुअली जो डिनोमिनेटर वाला जो नीचे 2 था वो ऊपर आ जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 2/3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। अगर ऐसा कुछ आंसर था फिर भी सही है, यानी कि 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी भी चलेगा। और आपको पता है कि 1/2 है
इसका पावर जो है ना 1/2 इंटू 3 है, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो इसको हम फर्दर किस तरह लिख सकते हैं कि जी 2/3 x की पावर 1/2 3/2 था ना, तो जो 1/2 था उसकी जगह हम अंडर रूट डाल देते हैं।